नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा पाठशाला में एक नए लेक्चर के साथ। आज हम इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रिट। ओके, जो हम रिट पढ़ते हैं, रिट देखते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, और अपने लाइफ में भी इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन रिट के क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल के शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको समझना चाहिए हमें। तो देखिए, मान लीजिए आपका ये आपका एक खेत दे रखा है और इस खेत में आपके पास रजिस्ट्री है, खेत की आपके पास पट्टा है, लेकिन इस खेत के चारों तरफ से बंद है। ये चारों तरफ के जो भी खेत वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज बना रखी है, चार दीवारी बना रखी है और वो भी पक्की बना रखी है। तो यहाँ पर जाने के लिए जो भी आपको जाना चाहिए, जो भी रास्ता होना चाहिए, वो आपके पास है नहीं। आप कहाँ से जाओगे? आपके पास अगर रास्ता ही नहीं होगा तो आपके पास जा ही नहीं सकते खेत में। तो अगर आप खेत में नहीं जा सकते तो फिर क्या आप उस खेत को पूरी तरीके से, जो आपके पास पावर है, एक तरीके से आपको जो खेत का राइट दे रखा है, जो राइट दे रखा हो, क्या उसको आप एंजॉय कर पा रहे हो? शायद नहीं कर पा रहे होंगे। बस यही बात फंडामेंटल राइट्स पर लागू होती है। यही बात कहाँ पर लागू होती है? फंडामेंटल राइट्स पर लागू होती है। अगर जो फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए, ठीक है, तो उनको अगर फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन अगर उनको उपचार करने का अधिकार नहीं दिया गया, आर्टिकल 32 के तहत अगर नहीं दिया जाता, तो फिर उस फंडामेंटल राइट्स का कोई औचित्य ही नहीं रहता। तो अब आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या दे रखा है आर्टिकल 32 में और जो रिट के बारे में जो भी चीज़ें दे रखी है। हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आपने जो फंडामेंटल राइट्स के जो हमने लेक्चर्स बनाए हैं, अगर वो नहीं देखें तो वहाँ जाके देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ, ये कह रखा है, ये फंडामेंटल राइट्स में ये सारी चीज़ें कह रखी है और इनके ये मायने हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ताकि ये आप लेक्चर लोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। हालांकि ये चैप्टर को आप उससे बिना भी समझ सकते हो, लेकिन वहाँ से समझने पे आपको ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ये मेरा कहने का मतलब है। हाँ, कि रेट को अगर समझना है केवल आपको, तो आप रेट यहाँ से समझ सकते हो पूरी तरीके से, और फिर जैसे ये अपना लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद में आप जाके बाकी के लेक्चर्स देख सकते हो, ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स के जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट दे रखी है। कितने प्रकार की रिट दे रखी? आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट के बारे में जिक्र किया गया है। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्सियोरी, उत्प्रेषण, को वारंटो, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो आपको क्या करना है, अब पहले आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा जानते हैं और इनके बारे में क्या चीज़ें कह रखी है उनके बारे में आपको समझा देते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे आपके माइंड में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रखा है? आर्टिकल 32 में क्या रखा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, फिर उसमें आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आर्टिकल 32 में बता रखा। इसमें ये कह रखा है कि ये केवल पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स है, उन्हीं के लिए लागू होता है। ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, इन्हीं के लिए लागू होता है। बाकी किसी भी कोई भी अगर राइट्स दे रखे उनके लिए ये लागू नहीं होता है। आर्टिकल 32 में इसके 4 पार्ट बना रखे हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। उसका आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 है, उसमें रिट के बारे में जिक्र कर रखा है। जो भी 500 रिट है, आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में रिट के बारे में जानकारी दे रखी है। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे मान लीजिए आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, टीचर्स की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो वहाँ पर, और पटवार जैसे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट में कहाँ क्या लिखा गया। इसलिए मैं आपको बीच बीच में जो भी क्लोज में जो चीज़ दे रखी है उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि क्या पता वहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो, आप सीधा ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सको। इसलिए हम ये सारी चीज़ें इतना डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरा ये मोटो नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड बताऊँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपली वे में बताने के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इतना ईजी से समझाऊंगा ना, एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, एकदम ईजी से समझाना ही मेरा काम है। ओके, तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने पास पेन कॉपी जरूर रखिएगा। तो देखिए, आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में रिट के बारे में जिक्र कर रखा है और 500 रिट के बारे में इसमें बता रखा है, जो भी 5 रिट दे रखी है मैंने देखी थी। अब अगर क्लॉज 1, 3rd और
फोर्थ में अगर देखा जाए, क्लोज 1 में क्या रखा है कि इनको एनफोर्स कौन करेगा। अगर आर्टिकल 32 है, इसका क्लोज 1 है, उसमें दे रखा है कि इनको एनफोर्स कौन करेगा, लागू कौन करेगा। तो एनफोर्स करने का काम होगा सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट को काम दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट इनको एनफोर्स करने का काम करेगा। क्लोज 3 में ये कह रखा है कि रिट जारी करने का जो भी राइट होगा वो कौन दे, हाई कोर्ट को भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकता है, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको भी दे सकता है। कौन देगा? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि कौन रिट जारी कर सकता है, कौन रिट जारी नहीं कर सकता, किनको ये पावर देनी है। ठीक है, तो ये पावर देने का काम पार्लियामेंट का होगा, ना कि कोर्ट अपने आप से ये पावर ले सकते हैं। ओके, जैसे अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स के पास ये पावर दे रखी है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 226, ठीक है, इन दोनों में रिट के बारे में जिक्र कर रखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स को पावर दे रखी है। 1950 से पहले केवल 3 हाई कोर्ट्स ही थे जिनको ये राइट दे रखा गया था। उनके नाम है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। जो 3 हाई कोर्ट है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, उन 3 को 1950 से पहले राइट दे रखे थे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, याद रखना, 3 को दे रखा था 1950 से पहले। उसके बाद में सभी को ये पावर दे दी गई थी कि हाँ, आप भी रिट जारी कर सकते हो, आपको भी रिट जारी करने का अधिकार है। क्या रिट जारी करने के आर्टिकल 32 के अधिकार को कभी भी इसको रोका नहीं जा सकता? तो रोका जा सकता है जब इमरजेंसी लगी हुई हो। क्या लगी हुई हो? इमरजेंसी अगर लगी हुई हो, इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो इस फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दे? निलंबित कर दे, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दे। अब किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 359 के तहत। अब देखिए, 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 358 और 359। 358 में आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने की बात कही गई है, और बाकी जो भी आर्टिकल्स है उनके लिए आर्टिकल 359 के बारे में जिक्र कर रखा है। हम ये इमरजेंसी वाले चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस है। बाकी अभी आप इतना याद रखिएगा, 359 में बाकी जो भी आर्टिकल्स हैं उनको निलंबित करने का, उनको सस्पेंड करने के बारे में राइट दे रखा है, जिक्र कर रखा है। लेकिन आर्टिकल 358 में केवल आर्टिकल 19 के बारे में जिक्र कर रखा है। और हाँ, 359 में ये भी कह रखा है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, चाहे इमरजेंसी लगी हुई हो, चाहे कुछ भी लगा हुआ हो। ठीक है, इतना आपको क्लियर रखना है। ओके, अब देखिए, जो हमारे बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने क्या कहा था कि आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32, इसको उन्होंने कहा था कि ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? सोल है और हार्ट है, आत्मा है और हृदय है। एक मिनट, ठीक है, सोल एंड हार्ट। तो सोल एंड हार्ट, अगर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसने ये कहा था कि आर्टिकल 32 है जो अपने संविधान का हृदय है और संविधान की आत्मा है, तो वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। और ये भी क्वेश्चंस पूछ, जैसे इसमें ये कह रखा आर्टिकल 32 के बारे में कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने एक लाइन ये भी ऐड की थी कि आर्टिकल 32 के बिना संविधान अर्थहीन है। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि आर्टिकल 32 के बिना संविधान है वो अर्थहीन है, और आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। ओके, आपको यहाँ पर याद रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बात कही थी कि आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 है, ये क्या है? फंडामेंटल राइट तो है ये, इसके साथ साथ में क्या है? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, जब 1973 का केशवानंद भारती केस आता है, केशवानंद भारती केस 1973, उस समय बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, उसी समय उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बताए थे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, फिर समय समय पर उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते थे। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि संविधान में इनको बिल्कुल ही आप अमेंड नहीं कर सकते, और आर्टिकल 32 उसी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, संविधान की मूल विशेषता है आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। तो इसमें आप संविधान में आर्टिकल 32 में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, आपके पास ये राइट नहीं है पार्लियामेंट कि आप इसको ही अमेंडमेंट कर दो, इसी में अमेंड कर दो, ये आपके पास राइट नहीं है। अब एक बात ये कह रखी कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो है, ये सबको पता, लेकिन ये क्या नहीं है? एग्जीक्यूटिव, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब अनन्य,
मूल अधिकार तो मूल तो है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अनन्य नहीं है, अनन्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दे रखी है, ओरिजिनल पावर तो है, क्या ये अनन्य पावर भी है? नहीं है, ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 इन दोनों के तहत पावर दे रखी। तो इन दोनों के जो पावर्स हैं, इनमें कुछ एक तो दूसरे से डिफरेंस है, जो डिफर कर रहे हैं, कहाँ पर ये डिफर कर रहे हैं और किस प्रकार से डिफर कर रहे हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला जो डिफर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ओनली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ठीक है, ओनली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही वो रिट जारी कर सकते हैं, बाकी से रिलेटेड वो रिट जारी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हाई कोर्ट के पास क्या है, फंडामेंटल राइट से संबंधित रिट तो जारी कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ एनी अदर पर्पज़ के लिए कोई भी पर्पज़ हो, ठीक है, एनी अदर पर्पज़, कोई भी अन्य अदर पर्पज़ है तो उससे रिलेटेड भी वो रिट जारी कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट के पास पावर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन एरिया है वो क्या बढ़ गया, वो ज़्यादा हो गया। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट में क्या कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडियन टेरिटरी में, ठीक है, पूरे इंडिया में या इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट रिलेटेड स्टेट, जो भी रिलेटेड स्टेट है, जिस स्टेट का जो भी हाई कोर्ट है, वहीं की गवर्नमेंट और वहीं के व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है। थर्ड, जो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं या जो एक दूसरे का कंपैरिजन अगर देखें अपन, तो थर्ड में ये कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है, मना नहीं कर सकता कि मैं रिट जारी नहीं करूँगा, मैं मतलब हमारे पास समय नहीं है, या हम इसको किस केस को हमारे ये जुरिडिक्शन में नहीं आता है, आपको रिट जारी करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन हाई कोर्ट के पास क्या है, विवेकाधिकार है, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास, कि वो चाहे तो वो कर सकते हैं, वो चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होगी, हाई कोर्ट के पास क्या हो गया, ज़्यादा पावर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के अकॉर्डिंग, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी में कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर भी है, रक्षक भी है और गारंटर भी है। डिफेंडर एंड गारंटर। ओके, तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट का रक्षक और गारंटर किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। आपको समझ में आएगा यहाँ तक सारी चीज़ें। देखिए, ये चीज़ें आपको इसलिए मैंने बताई है रिट एक रिट के बारे में जानने से पहले, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि एग्जाम क्लियर करना, और एग्जाम क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसको कहाँ पर बोला जाता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है, फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर कौन है, रक्षक कौन है, तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें, और अगेन एंड अगेन रिपीटली पूछे जाते हैं। ये नहीं कि भाई एक बार पूछ लिए तो बाद में नहीं पूछेंगे, छोटे बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब अपन चलते हैं कि एक एक रिट के बारे में क्या कह रखा है, किस रिट के बारे में क्या कह रखा है। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सकेगा। ओके, तो पहला रिट अपना है हैबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस रिट का मतलब क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई भी अगर आपने किसी को भी अरेस्ट किया, डिटेन किया आपने, मान लीजिए अब डिटेन किया है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने समय के अंदर, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग आपको समय दे रखा है, 24 आवर। कोई भी अथॉरिटी जो किसी पुलिस थाने ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है, तो 24 आवर के अंदर आपको किसी भी कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष उनको पेश करना होगा, किसी भी बंदी को सशरीर। ये मतलब हो गया प्रत्यक्षीकरण।
अब अगर आपने 24 आवर्स के अंदर अगर किसी भी बंदी को, किसी भी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को आपने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, तो हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 22 में दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है, प्रिवेंटिव होती है और प्यूनिटिव होती है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। किसको? प्यूनिटिव को। अब अगर आपने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो कोर्ट क्या कर सकता है, वहां पर हॉबियस कॉर्पस जारी करके आपको उसे छोड़ने के लिए बोल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास राइट है। उनके पास आप जा सकते हो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आर्टिकल 21 में आपको क्या रखा है, जीवन जीने का अधिकार। भाई आप राइट टू लाइफ का आपके पास अधिकार है। अब राइट टू लाइफ का आपको अधिकार अगर दे रखा है तो आप उसका भरपूर उपयोग करना होगा। और आप कहाँ पर जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे या हाई कोर्ट में जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में आपको, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए आपको आप लव मैरिज करने वाले थे और इसके लिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है शादी होने से पहले पुलिस के द्वारा। अब घर वालों ने क्या कर दिया, लड़की की तो कहीं शादी कर दी और आपको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, सोच के देखिए, सपोज कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एडवोकेट के थ्रू, किसी ना किसी रिलेटिव के थ्रू 24 आवर्स के बाद उनको बोल दीजिए कि कोर्ट में जाइए और हेबियस कॉर्पस के थ्रू आप वहाँ पर पेटिशन डालिए और कोर्ट को बोलिए। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप आर्टिकल 32 के तहत। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट में जाओ, वही जाओ। तो आप कोर्ट में गए, कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट वहाँ से हेबियस कॉर्पस रिट जारी करेगा और उस थाने को बोलेगा, जिस भी थाने में आपको गिरफ्तार कर रखा है, कि भाई साहब आपने इनको 24 आवर्स के बाद भी क्यों गिरफ्तार कर रखा है, आप इनको छोड़िए या फिर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो फिर उनके पास इतनी पावर नहीं है कि फिर वो उसके बाद भी वो अपने पास डिटेन करके रखे, उनको कोर्ट के समक्ष लेके जाना ही होगा। और फिर कोर्ट के समक्ष अगर आप जाओगे तो कोर्ट पूछेगा क्या है, बोले लव मैरिज का मैटर है, तो कोर्ट बोलेगा ये तो छोटी सी है, चलो छोड़ दीजिए, छोड़े, तो फिर आपको छोड़ना ही होगा। तो आप इसका भरपूर यूज़ कीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, या अपने जो भी फ्रेंड्स उनको भी इस चीज़ को बता दीजिएगा अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अब ये हेबियस कॉर्पस के बारे में। अब देखिए कहाँ पर हेबियस कॉर्पस लागू नहीं होगा, पहली बात तो। लेकिन आप देखिए आर्टिकल 22 में एक चीज़ बता रखी है कि प्यूनिटिव के तहत अगर आपको डिटेन किया गया है तब तो आपको 24 आवर्स में, लेकिन प्रिवेंटिव, एक होता है प्रिवेंटिव, उसके तहत आपको कोर्ट में 3 महीने तक आपको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव के तहत आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन से। अब कहाँ पर जारी नहीं किया जा सकता, अब आपके सामने ये भी क्वेश्चन है कि कहाँ जारी नहीं किया जा सकता होगा, तो आप इस चीज़ को कहाँ नहीं किया जा सकता। भाई सभी जगह तो रिट जारी नहीं की जा सकती, इतना भी ये नहीं हो सकता कि कोर्ट कुछ भी कर सकता है। तो पहला जो है इसका पॉइंट वो ये कि अगर लॉफुल है या कानून के सम्मत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो क्या होगा, फिर तो कोर्ट में अब जाने का मतलब ही नहीं कि इस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है तो फिर हम इसको हेबियस कॉर्पस के तहत हेबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जा सकती। या फिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर भी हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, दोनों। अगर दोनों में से किसी के खिलाफ हो तो फिर वहाँ पर आप जारी नहीं कर सकते। या फिर जो इसको हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, वो कोर्ट के द्वारा ही लिया गया, कोर्ट ने ही बोला है कि उनको लिया जाए, हिरासत में लिया जाए, और या फिर कोर्ट के ही ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन एरिया, उस ज्यूरिडिक्शन से ही बाहर हो। अब आप सोच रहे हो कि ज्यूरिडिक्शन से कैसे बाहर हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो सकती है? तो देखिए जैसे मिलिट्री से रिलेटेड कोई केसेस होते हैं ना, मिलिट्री से रिलेटेड, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पर मिलिट्री के केस मिलिट्री के अंदर ही उनका अलग सिस्टम होता है, उसके तहत वो रिजोल्व किए जाते हैं। ओके, तो ये है हेबियस कॉर्पस के बारे में। हेबियस कॉर्पस के बारे में कहाँ पर जारी किया जा सकता है, कहाँ पर जारी नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये जारी की जा सकती है। ओके, पर्सनल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है, बाकी रिट जारी नहीं की जा सकती है। अगला नेक्स्ट अपना जो रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस में आपको ये देखना है, मैंडेमस का मतलब दे रखा है हिंदी में परमादेश, परम प्लस आदेश। देखिए हिंदी में आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो परम प्लस आदेश होगा, और परम प्लस आदेश इसका मतलब जो सुप्रीम है, सुप्रीम बॉडी, उसका ऑर्डर आ रखा है, आपको ऑर्डर दिया गया है, तो ये ऑर्डर किसको दिया जाएगा? ये ऑर्डर दिया जाएगा कोई पब्लिक अथॉरिटी होगी,
अब प्राइवेट को तो नहीं दिया जा सकता। तो जो पब्लिक ऑफिसर्स है या पब्लिक अथॉरिटी है, उनको ऑर्डर दिया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर्स, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आपने जो भी काम किया है, ठीक है, कोई भी अगर आपने काम किया है तो वो काम किस आधार पर किया है, इसकी कोर्ट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि आपने जो भी काम किया है वो सही किया है या नहीं किया है, या आप हमें बताइए कि आपने जो काम किया है क्यों किया है। ठीक है, आपको ये ऑर्डर दिया जा सकता है। अब किन को ये ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, मान लीजिए जैसे परमादेश में कोई ऑफिसर है, वो सही से काम नहीं कर रहा, वो उनका जो काम है वो काम वो नहीं कर रहे। वो स्कूल में मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो। कहाँ पर पढ़ रहे हो आप, स्कूल में पढ़ रहे हो। स्कूल में टीचर आया और टीचर आपसे काम करवा रहा है। टीचर कह रहा है कि चलो ये हमारा बेटा है, मान ली लेडी है या लेडी है, अपने छोटे बच्चे को लेके आ गई, उस बच्चे को खिलाने में आपको लगा दिया कि आपको इसका ध्यान रखना है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये आप एज ए टीचर आप ये नहीं कर सकते, वहाँ पर आप पढ़ाने के लिए आए हो तो पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को आप क्रेच जो है वहाँ पर रखिए, या फिर आप किसी और सिस्टम के काम कीजिए, लेकिन आप ये काम बच्चों से नहीं करवा सकते हो। या फिर आप बच्चों को ये नहीं बोल सकते पूरी तरीके से कि आप आगे क्लास में और क्लास में आके बोल दिए कि बच्चे ये किताबें पढ़ लीजिए, वो आप सो रहे हो वहाँ पर। अगर आपने ऐसा कुछ किया और आप किसी ने अगर कंप्लेंट कर दी सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके, तो फिर आपके खिलाफ कोर्ट क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या वास्तव में ये सच बात है या झूठ बोली जा रही। अगर वो सच हुआ तो फिर आपको वहाँ पर जवाबदेह ठहराया जाएगा और आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, या आपके खिलाफ और भी जो एक्शंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ वो आप पे एक्शंस हो सकते हैं। तो आपको इसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, मैंडेमस। तो आप जागरूक हो सकते हो। हाँ, ये बात तो जरूर है कि डायरेक्ट कोर्ट नहीं आ सकता, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या, तो कोर्ट कहाँ कहाँ पर आएगा, किन किन का ध्यान रखेगा, सबका ध्यान तो नहीं रख सकते। अगर आप कोर्ट के पास गए केस लेके कि यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, स्कूल्स में दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल्स में मान लीजिए डॉक्टर ने किसी केस को किसी मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया हो, ओके, हाँ, वहाँ पर कोई जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया और आप गए वहाँ पर, बोला कि हॉस्पिटल इनको एडमिट नहीं कर रहा था, कोर्ट में उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कोर्ट में बोल दिया कि देखिए हमारे पास स्टाफ की कमी थी और वो सारे बेड फुल थे, तो इसकी वजह से हमने मना किया था। जेन्युइन, अगर जेन्युइन रीज़न वो देते हैं और जेन्युइनली हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया जाए कि हाँ जेन्युइन ये बोल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर उनके खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं होगा। ओके, तो ये होता है मैंडेमस के बारे में। अगर आपने सीरियसली अगर आपने गलत काम किया तो फिर आपके खिलाफ मैंडेमस जारी होगा और आपके खिलाफ जो भी एक्शंस लिए जाने चाहिए वो एक्शंस लिए जाएंगे। ये मैंडेमस का मतलब है। तो शायद क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, अच्छे से बने रहिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होगी, मेरा ये आपसे वादा है। प्रोहिबिशन, अब देखिए प्रोहिबिशन में क्या होता है। हाँ, एक चीज़ उसमें अपने को ऐड करनी है कि जो पिछले वाले में देखी थी कि कहाँ पर ये लागू नहीं होगा, किन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर, किसी भी स्टेट का गवर्नर है अगर, तो उनके खिलाफ ये रीट जारी नहीं की जा सकती कि आपको भी ये देना होगा, बताइए आपने कोई भी काम किया है, क्यों काम किया। प्रेसिडेंट को आप नहीं ऑर्डर दे सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ मैंडेमस रीट जारी नहीं की जा सकती। और थर्ड है कि कोई प्राइवेट एंटिटीज़ है, भाई प्राइवेट एंटिटीज़ को आप थोड़े बोल सकते हो आपने ये काम किया नहीं किया। जैसे मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूँ और मैंने क्लास कंप्लीट आज करवा दी, नहीं करवाई, बीच में 3 दिन का गैप हो गया या बंद कर दी, तो आप इसके बेसिस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि उन्होंने तो मतलब अपने हमसे ये वादा किया था, फिर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। प्राइवेट एंटिटीज़ हम अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना। तो वो सभी प्राइवेट एंटिटीज़ कोई भी हो, आप उनके खिलाफ केस जारी नहीं कर सकते हो, मैंडेमस रीट जारी नहीं करवा सकते हो सर। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीज़ें। अब देखिए प्रोहिबिशन में क्या कह रखा है। प्रोहिबिशन में ये कह रखा है कि अगर कोई भी कोर्ट है, वो अगर, प्रोहिबिशन का मतलब होता है पहले तो रोकना, आप ये समझिए प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, लिटरल मीनिंग होता है रोकना। अब रोकने के लिए कोई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई भी हो सकता है। जैसे सबसे ऊपर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर नीचे जो भी रीजनल कोर्ट्स वगैरह होंगे। जो भी हायर अथॉरिटी इन कोर्ट है, वो अपने जो भी
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, उनको बोलेंगे कि आप अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करोगे। अगर वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर हायर अथॉरिटी इन कोर्ट उनको बोलेगा कि आपको यहाँ पर रुकना होगा, अगर आप नहीं रुकोगे तो आपके खिलाफ एक्शंस लिया जाएगा। ओके, तो ये प्रोहिबिशन का मतलब है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो पूरे स्टेट की इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी कोई एक्शंस ले। हाँ, अगर उसके स्टेट से रिलेटेड किसी गवर्नमेंट का कोई केस है या स्टेट से रिलेटेड किसी पर्सन का अदर स्टेट में कोई केस है तो वहाँ पर वो अपना एक्शंस ले सकते हैं, बाकी अदर जगह नहीं ले सकते। अगर वहाँ पर वो एक्शन ले रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनको बोलेगा नहीं, आपका ये जुरिडिक्शंस नहीं है और आप यहाँ पर कोई भी अगर निर्णय दोगे तो वो निर्णय हम खारिज कर देंगे, उस निर्णय को, वो निर्णय मान्य ही नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते हो। ओके, तो प्रोहिबिशन है, जो प्रोहिबिशन है वो दो जगह काम करता है। जो भी कोर्ट्स हैं, जुडिशरी बॉडी है, जो भी कोर्ट्स हैं, दूसरा है क्वासी जुडिशियल बॉडी। ओके, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। आपको याद रखना है कोर्ट्स के खिलाफ और क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके खिलाफ ये प्रोहिबिशन के जो भी रिट है ये जारी की जा सकती है, बाकी के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती है, आपको याद रखना है। फोर्थ है सर्सियोरेरी। सर्सियोरेरी में ये बात कह रखी है कि उत्प्रेषण का मतलब होता है कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया तो वो बर्डन हम ले लेंगे। भाई आप बर्डन इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो, ये बर्डन कुछ हम आपका बर्डन कम कर देते हैं। इसी के लिए क्या करते हैं, कोर्ट होता है, जो भी हायर अथॉरिटी इन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो भी इससे नीचे के जो भी कोर्ट्स होंगे, हायर अथॉरिटी इन कोर्ट क्या करेगा, मान लीजिए जो भी उनके नीचे के कोर्ट्स है उनके पास बहुत सारे केसेज है, ठीक है, वो पेंडिंग पड़े। अगर केसेज इन पेंडिंग में है तो कोर्ट क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई जो भी निर्णय देना है वो टाइम पे तो देना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी को 1 साल की सजा, कोई भी किसी को डिटेन किया गया है और उनकी जिस लॉ के अकॉर्डिंग उनको डिटेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनकी सज़ा बनती है 1 साल की, और पता चला कि उनको सज़ा तो अभी दी ही नहीं गई है पूरी तरीके से और 5 साल से वो जेल में ही है, तो क्या हुआ, ये न्याय नहीं हुआ ना। 5 साल के बाद उनको निर्णय मिल रहा है, 1 साल की सज़ा ही मिलनी थी, तो अब निर्णय का मतलब भी क्या हुआ। तो समय पे निर्णय देना भी बहुत ज़्यादा उचित है। इसीलिए जो पेंडिंग केसेज होते हैं तो वो क्या करता है, हायर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी इन कोर्ट, वो अपने पास ले लेती है और उन केसों को जल्दी से निपटाने की कोशिश करती है कि जल्दी से केस निपट जाए। ओके, तो ताकि उन पर बर्डन ना बढ़े, जो भी बर्डन है वो बर्डन कम हो। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझनी है। पहली बात तो कि ये सर्सियरी जो सर्सियरी रिट है वो रिट एक तो प्रिवेंटिव है, पहली बात तो रोकती भी है, प्रिवेंटिव, और प्रिवेंटिव के साथ साथ ये क्या है, क्यूरेटिव भी है, सहायक भी है। सहायक कैसे होगी, मान लीजिए आपका केस जल्दी से नहीं निपट रहा है तो ये केस ले लिया अपने पास और फिर उसको जल्दी से निपटा दिया, उसका सॉल्यूशन दे दिया, तो ये कैसे हो गए, सहायक हो गए। लेकिन जो पीछे वाला अपन ने पढ़ा था, पीछे में क्या पढ़ा था, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का काम होता है केवल रोकना, केवल प्रिवेंट करना, किसी भी काम को क्या करना, प्रिवेंट करना, वो प्रिवेंट का काम करती है। लेकिन सर्सियरी रिट में प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव दोनों प्रकार की रिट है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव कौन सी रिट है, तो वो कहते हैं सर्सियरी रिट, और जो प्रोहिबिशन रिट है वो केवल और केवल प्रिवेंटिव रिट है। आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसमें इसका जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट में ये कह रखा है कि ये कहाँ पर किन किन के खिलाफ जारी की जा सकती है, किन के अगेंस्ट जारी की जा सकती है। तो कोर्ट के खिलाफ जारी की जा सकती है, प्लस क्वासी जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, प्लस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ट्रिब्यूनल्स है उनके खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आगे पॉइंट, ये वो केवल कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, लेकिन ये कोर्ट के खिलाफ, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ, प्लस
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा चीज़ें। अब अपना जो लास्ट जो रिट के बारे में बात कर रखी है वो रिट है अपनी को वारंटो। देखिए को वारंटो आपने देखा होगा, वारंटो वारंट शब्द से बना हुआ है, और वारंट का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा कि आपके पास क्या अधिकार है। कोई अगर आपको गिरफ्तार करने आता है तो अपन पूछते हैं आपके पास कौन सा क्या वारंट है, भाई वारंट दिखाइए हमारे पास, हमें वारंट दिखाइए आप। क्या वारंट का मतलब हो गया अधिकार, आपके पास क्या अधिकार है, कहाँ पर अधिकार दे रखा है, हमें वारंट दिखाइए तभी आप हमें गिरफ्तार कर सकते हो, ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो आप हमें। तो आप अगर ने वारंट दिखाया तो आप गिरफ्तार कर लोगे। तो उसी पर यह बेसिस कह रखा है कि अगर मान लीजिए एक इनके खिलाफ जारी हुआ, कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, कोई पब्लिक ऑफिसर से पब्लिक अथॉरिटी है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के अलावा कहीं पर काम कर रहे हैं। अब कैसे काम कर रहे होंगे, अधिकार परीक्षा का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उससे कोर्ट ये पूछ सकता है कि आपने कोई भी काम अगर किया है तो आपके पास कौन सा राइट था या कौन सी आपको पावर दे रखी गई थी जिसके तहत आपने ये काम किया है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अब ट्रेन में यात्रा करते समय आपको टिकट दिखानी थी। अब टिकट देखने के लिए जो वहाँ पर एक गार्ड के रूप में जो पुलिस लगा होता है वो आया और बोलता है कि भाई हमें आप टिकट दिखाइए, लेकिन आपने बोला नहीं मैं आपको टिकट नहीं दिखाऊंगा, टीटी आएगा तो मैं दिखा दूंगा। अब उसने क्या करा, ज़बरदस्ती करने शुरू कर दिया कि नहीं आपको टिकट दिखानी पड़ेगी, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, और आपको ट्रेन से भी उतार दिया मान लीजिए। अब आपको क्या, आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर को वारंटों के सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और सुप्रीम कोर्ट में बोलोगे कि इन्होंने हमारे खिलाफ ये काम किया है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर उस अधिकारी के खिलाफ, उस अथॉरिटी के खिलाफ को वारंटो रिट जारी करेगा। देखिए आपके पास बहुत सारे राइट दे रखे, बहुत खूबसूरती से ये रिट जारी राइट दे रखे, इसीलिए इन राइट्स का मतलब है सारे राइट का। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि जो भी अपन रिट पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दिया था खेत वाला, फार्म का, फील्ड का, तो वहाँ से इसीलिए रिलेट किया था कि आपको जो भी फंडामेंटल राइट दे रखे आप उनको एंजॉय तभी कर पाओगे जब आपको उनके खिलाफ आपको कुछ भी प्रोटेक्शन देने के लिए रेमेडीज दे रखी हो। ओके, राइट दे रखा हो, रेमेडीज दे रखी हो, तभी आप कुछ कर पाओगे, इसीलिए ये रिट दे रखी है। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको गिरफ्तार कर लिया तो आप वहाँ पर पूछा जाएगा कोर्ट के द्वारा कि आपके पास कौन सा राइट है, कौन सा पावर दे रखी है, आप टिकट दे करोगे, नहीं दे रहेगा तो आपके खिलाफ भी लीगल एक्शंस लिया जाएगा, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, आपको पूरी तरीके से रेस्टिकेट भी किया जा सकता है अगर आपने बिल्कुल भी बात मानने की कोशिश ही नहीं की हो। ओके, दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपको रोक दिया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस में ये रूल होता है कि जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी ऑफिसर हो या सब इंस्पेक्टर हो या फिर उसके ऊपर के कोई भी अधिकारी हो, वही आपका चालान कर सकता है, बाकी आपका कोई चालान नहीं कर सकता। अब आपका मान लीजिए किसी कांस्टेबल ने आपको रुका लिया और कांस्टेबल क्या कर रहा है, आपकी चाबी भी निकाल ली, आपको मान लीजिए चालान बना रहा है, तो वहाँ पर आप अथॉरिटी को बोल सकते हो कि भाई मैं आपको चालान क्यों दूँ, आपके पास राइट ही नहीं है, और इसके खिलाफ क्या कर सकते हो, फिर कोर्ट में जा सकते हो अगर लंबा मामला चलता है, और कोर्ट फिर उस अधिकारी से पूछेगा। तो इसी मामले में को वारंटो काम आता है, और को वारंटो को देता आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या फिर अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये किन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है, किन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट याद रखना, प्राइवेट एंटिटीज़ तो आपको पहले से ही पता है, कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ है वहाँ पर इनको जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कि कोई भी मिनिस्टर की ऑफिस है, ठीक है, मिनिस्टर है और मिनिस्टर की अपनी ऑफिस बना रखी है, तो उस ऑफिस के खिलाफ ये रीट जारी नहीं की जा सकती कि आपने ये काम, मतलब आपने किस जुरिडिक्शन के तहत आपने ये काम किया, आपके पास कौन सा पावर दे रखा है, कौन से राइट है, उनके खिलाफ आप ये रीट जारी नहीं कर सकते हो। ओके, याद रखना। यहाँ पर एक बात जो पब्लिक ऑफिसर्स और अथॉरिटी की बात कर रखी है, यहाँ पर दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखी गई है, और वो ये है कोई भी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, जिस भी बॉडी के खिलाफ आप को वारंटो जारी कर रहे हो वो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक निकाय होना चाहिए, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। ओके, मतलब कानून के सम्मत या वैधानिक बनी होनी चाहिए, कानून के द्वारा बनाई गई हो, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, तभी आप उनके खिलाफ
ये रीट जारी कर सकते हो, बाकी के खिलाफ रीट जारी नहीं कर सकते हो। मिनिस्टर ऑफिस क्या है? मिनिस्टर ऑफिस ना स्टेचुटरी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी के खिलाफ आप रीट जारी नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये अपनी 500 रीट हो गई। और आर्टिकल 32 में क्या लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, इनमें दोनों में एक दूसरे से कहाँ डिफर कर रहे हैं, कहाँ पर किसका जुरिडिक्शन क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर किनके पास है, इनके बारे में हमने सारा कुछ एज इट इज जानने की कोशिश की, कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस भी अपने देखे, तो सारा कुछ क्लियर होगा। अगर और आप हाँ नोट डाउन जरूर कीजिएगा सारी चीज़ों को, कोई भी अलग से चीज़ आ रही है, क्योंकि आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल रही है ये, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सारी चीज़ें लिख रहे होंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। ओके, हाँ ये तो लाजमी है कि आपको सारी चीज़ें लिखोगे और बार बार पढ़ोगे तभी आपको सारी चीज़ें याद होगी, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज अगेन एंड अगेन। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।